हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर से। और आज हम और आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। क्लियर। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फ़र्क होता है। अलग अलग तरह के रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, राज्य मंत्री किसे कहते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। राज्य मंत्री किसे कहते हैं, काबीना मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे और प्रधानमंत्री को पढ़ने के क्रम में और समझने के क्रम में हमने ये समझा था कि आर्टिकल 74 के बारे में। और आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था दी गई है कि एक मंत्री परिषद होगा जो कि क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा। क्लियर। एड एंड एडवाइस करेगा किसको, तो हमारे राष्ट्रपति को। और जो भी एडवाइस दी जाती है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और जो कुछ भी एडवाइस दी जाती है किसके द्वारा, मंत्री परिषद, जिसके कि मुख्य कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है। और आपने और हमने ये समझा था कि 44वें संविधान संशोधन के तहत, क्लियर, 1978 में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक बार मंत्री परिषद को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं अनुशंसाओं के साथ, ठीक है। अब ये मंत्री परिषद पे है कि उस अनुशंसा को जो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है उसको माने या नहीं माने। क्लियर। लेकिन दोबारा से यदि मंत्री परिषद ने अनुशंसा को भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति को वो मानना ही होता है, वो उनके लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है। एक चीज़ और भी जाने, जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे 1994 के एसआर मुंबई के केस को हमने देखा था, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हमने ये भी समझा था कि जो भी मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जाती है किसको, राष्ट्रपति को, क्लियर, वो एक तो बाइंडिंग होते हैं और प्लस इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट में क्या नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर। अब मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व या भंग हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होता है, मंत्री परिषद बनी रहती है। क्लियर। क्योंकि राष्ट्रपति को कोई तो सलाह और मंत्रणा देगा, मतलब वो कार्यवाहक ही सही, मतलब उसके पास, जैसा कि हमने देखा कि लेम डक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेम डक सत्र होता है, वैसे ही मंत्री परिषद भी लेम डक रहता। क्लियर। उसके पास एक्चुअल का एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता, लेकिन होता इसलिए है कि राष्ट्रपति को सलाह मिलता रहे, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट आप ये जानिए कि अनुच्छेद 75 में ये व्यवस्था की गई थी और हमने कल इसको देखा भी था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक बार चर्चा हो चुकी है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपको कि सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं। और जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है तो मंत्री परिषद के सदस्यों को वो नियुक्त करते हैं, लेकिन किसके कहने पे नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पे नियुक्त करते हैं। अब देखो जो 51वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें एक व्यवस्था ये कर दी गई कि मंत्री परिषद में कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ध्यान देना, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद का सदस्य, ठीक है, सभी का स्वागत है, सुनील कुमार, अंशु कुमार, कुंदन कुमार, अविनाश रंजन, रवि कुमार एंड नेहा कुमारी, सभी का स्वागत है, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो कुछ भी समझने में तो प्लीज अपने डाउट्स के साथ आप होंगे, ठीक है। ये न्यूनतम अपेक्षा है आपसे। क्लियर। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज रखिए, ठीक है। तो अब देखिए, एक जो एमपी है वो यदि डिस्क्वालीफाई हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक है, या किसी भी तरीके से, दूसरे अन्य तरीके से भी, मान लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, यानी कि जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951, किसी भी तरीके से यदि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री भी नहीं रहेगा। आप मंत्री तब हो जब आप सांसद हो।
जिस क्षण आपका सांसद आप नहीं रहे उस समय आप मंत्री भी नहीं रहेंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज आप ये भी ध्यान दें कि एमपी यदि आप नहीं हैं और आपको मंत्री परिषद का सदस्य बनाया गया तो ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या होना होता है, निर्वाचित होकर आना पड़ता है, या तो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या देते हैं, शपथ दिलवाते हैं, और जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है समय समय पे कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी सैलरी, वेतन एवं भत्ते क्या होंगे, वेतन एवं भत्ते क्या होंगे। क्लियर? तो ये चीजें हमने मोटे तौर से चर्चा कर ली थी कल। क्लियर? अब देखो कि यहाँ पर भी वही चीज होती है जो प्रधानमंत्री की शपथ की शब्दावली है ना, वही मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों के शपथ की भी शब्दावली है। क्लियर? इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो, एक चीज आप ये जान लीजिए कि जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता है, ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता है, जस्ट ओके। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाता है बच्चों, इज अ प्राइमस इंटर पेरस। क्लियर? यानी कि फर्स्ट amongst इक्वल, नहीं, सभी समान में सबसे प्रथम। क्लियर? जितने भी हैं उसमें सबसे प्रथम। देखिए, आज की तारीख में, ठीक है, आज की तारीख में पहले समझने की कोशिश करना, मैं लिखवा दूंगा आपको। आज की तारीख में देखो 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि हिंदी में इसे काबीना मंत्री कहते हैं। क्लियर? दूसरा होता, दूसरे लेवल पे हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, राज्य मंत्री। क्लियर? और तीसरा लेवल जो होता है वो डिप्टी मिनिस्टर का। किसका बच्चों? डिप्टी मिनिस्टर का। और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उप मंत्री। अब पूरी व्यवस्था को समझना, होता क्या है कि मिनिस्ट्री जो होती है, कोई जो मंत्रालय होता है, नहीं, मंत्रालय, ठीक है, एक मंत्रालय के अंदर देखो, समझना यहां पर कंसेप्ट को बच्चों, मंत्रालय के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्लियर? अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे आप गृह मंत्रालय के अंदर देखो तो 12-13 आपको विभाग दिख जाएंगे। क्लियर? विभाग दिख जाते हैं। क्लियर? उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको, एज फॉर एग्जांपल। अब देखो कि ये जो पूरा मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। इन जनरल किसको दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री को। एक कैबिनेट मंत्री के अंदर, क्लियर, अलग अलग विभागों को संभालने के लिए MOS होते हैं, यानी कि राज्य मंत्री होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा विभाग के लिए एक ही क्या हो, MOS हो, राज्य मंत्री हो। क्लियर? एक ही क्या हो, राज्य मंत्री हो। और सबसे नीचे जो हमारा
उप मंत्री होता, समझिए उप मंत्री होता, ये प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से क्या है, बिल्कुल नौसिखिए या नोविस है। क्लियर? अभी अभी इन्होंने क्या किया है, कदम ही रखा है। क्लियर? तो इनको कोई ना तो पूरा का पूरा विभाग दिया जाएगा और मंत्रालय देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनका जो काम होता है बच्चे, ये ध्यान देना, ये उपमंत्री या तो एमओएस को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है? हो सकता है कि मतलब इनके लिए अलग अलग रख दिए जाए, या हो सकता है कि ये क्या करें, कैबिनेट मंत्री को क्या करें, असिस्ट करें। क्लियर? ध्यान देना, कैबिनेट मंत्री को क्या करें, असिस्ट करें। अच्छा, पूरा मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के अंदर होता है, यानी कि जो राज्य मंत्री होते हैं या उप मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंदर काम करते हैं, उनके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इज इट ओके? और ये जो रैंक होगा कैबिनेट का, कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का या उप मंत्री का, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया जाता है और ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। क्लियर? ध्यान देना, वैसे तो राजनीतिक कारणों से और अन्य कारणों से वो प्रधानमंत्री जरूर से सलाह मंत्रणा करते हैं, लेकिन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, एक आपने सुना होगा कि एमओएस यानी कि राज्य मंत्री, और लिखते हैं बहुत दफे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या है। आपने देखा अभी कि एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री को क्या दिया जाता है, मंत्रालय। ठीक है? राज्य मंत्री को क्या दिया जाता है, विभाग। क्लियर? और सबसे नीचे जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों, उप मंत्री होते हैं। क्लियर? और उप मंत्री या तो इनको सहायता करेंगे या उप मंत्री हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री को क्या करें, सहायता करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि यदि कोई मंत्री उप मंत्री या राज्य मंत्री वाजपेयी जी के सरकार में था तो वो आज की तारीख में क्या होगा, या तो राज्य मंत्री या कैबिनेट रैंक का मंत्री हो। मतलब जैसे जैसे प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से आप परिपक्व होते जाते हैं, आपकी समझ बढ़ती जाती है, तो ओहदा भी बढ़ा दिया जाता है अलग अलग प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ये बात है। अब देखो कि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य मंत्री को क्या दे दिया गया, कैबिनेट का काम दे दिया, सॉरी, किसी राज्य मंत्री को, एक मिनट, किसी राज्य मंत्री को पूरा का पूरा मंत्रालय दे दिया जाए। मतलब उस मंत्रालय में राज्य मंत्री से ऊपर कोई है नहीं, रैंक उसका क्या है, राज्य मंत्री का, लेकिन काम क्या दिया जा रहा है, पूरे मंत्रालय का। मान लो कि आप एसआई हो 1 मिनट के लिए और पूरा का पूरा काम क्या दे दिया जाए, स्टेशन हाउस ऑफिसर का, एसएचओ का। ठीक है? ऐसा किया जाता है बहुत दफे। तो इस चीज को क्या, अब ये जो राज्य मंत्री है इसके ऊपर तो उस मंत्रालय में कोई कैबिनेट मिनिस्टर है नहीं, तो ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार। आपने देखा होगा बहुत दफे लिखा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। क्लियर? इंडिपेंडेंट। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी का? यस नो फटाफट जवाब दीजिए। तो यस नो जवाब देना बच्चों।
ओके, वेरी गुड। नाउ यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब सब लिखवा दूंगा, पहले समझने पे फोकस करना, ठीक है। अब आपने एक बार ये सुना होगा शब्द मंत्री परिषद और कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ठीक है। देखिए, जब आप मंत्री परिषद कहते हो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करो, इसमें कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री तीनों होते हैं, क्लियर। और जब आप मंत्री मंडल कहते हो तो इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, क्लियर। इसको इंग्लिश में कैबिनेट कहा जाता है और इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, क्लियर है बच्चों। ये फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ सो चलिए, अब देखो, ये आप समझने की कोशिश करो कि आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई। जब आप मंत्री परिषद कहोगे तो इसमें कैबिनेट रैंक, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों होते हैं। अच्छा, हमारे संविधान में शुरुआत से मंत्री परिषद ही लिखा हुआ था, पहला वाला। मैं इसको नंबर कर देता हूं, ठीक है, लिखने की चिंता मत कीजिए। और मैं रेफरेंस के लिए इसको 1 लिखता हूं, इसको 2 लिखता हूं, ठीक है, ध्यान देना। तो जब पहले की बात की जाए या मंत्री परिषद की बात, इसमें अमूमन 60 से 70, क्लियर, या लोकसभा का जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। करीब 82 के आसपास इसमें हो सकते हैं। कहां पर? पहले में, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों ही होंगे, क्लियर। इसमें तीनों ही कैटेगरी होती है, क्लियर। और एक चीज ध्यान देना कि ये व्यवहारिक रूप से क्या संभव है कि मतलब 70-75 मंत्री मिलें और फिर उसमें कोई विचार विमर्श किया जाए किसी प्रपोजल के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर, और कोई फैसला ले पाए। तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मंत्री परिषद की बैठक नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्लियर। मंत्री परिषद जब एक बार शपथ लेंगे तो सारे मिलेंगे, फोटो ऑप्स हो जाता है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो वोटो खिंचवा लिया इकट्ठे मिलके, बस यही होता है, इसके अलावा नहीं। अब देखो, ये क्या है, अनुच्छेद 74 और 75 में मेंशन किया है, तो मंत्री परिषद है, ध्यान देना। और एक चीज, इस मंत्री परिषद का साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है, और इसका जो वर्गीकरण होगा, ये संविधान में मेंशन नहीं है, ध्यान देना। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे तय करते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा इस मामले में, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना कि जो साइज होगा और जो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की जाती है, ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव या उनका विशेषाधिकार होता है। और ये मंत्री परिषद क्या होती है, जिम्मेदार होती है किसके प्रति, तो हाउस के प्रति, लोअर हाउस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अब देखो, लेकिन व्यवहारिक तौर से जो व्यवस्था है क्या कि
कैबिनेट की बैठक होगी, और कैबिनेट की बैठक या मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट रैंक के मंत्री अमूमन 15 से 20 होते हैं क्योंकि ये सीनियर मोस्ट होते हैं, ठीक है। और 15 से 20 की तो मीटिंग हो सकती है ना, उसमें विचार विमर्श किया जा सकता है और फैसला भी लिया जा सकता है। अब चूंकि कैबिनेट रैंक के मंत्री आ ही गए तो राज्य मंत्री और उप मंत्री को इसमें बुलाया नहीं जाता है, गौर कर लेना, बुलाया नहीं जाता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री को लगे तो मान लो कि विधि मंत्रालय से संबंधित कोई प्रपोजल डिस्कस करना हो तो भाई कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर तो उधर होंगे कैबिनेट की जो बैठक होगी तो। लेकिन यदि प्रधानमंत्री चाहे तो विधि मंत्रालय के राज्य मंत्री और उप मंत्री को भी बुला सकते हैं, लेकिन इन जनरल बुलाया नहीं जाता है, रेयर केस में ही ऐसा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री को बुलाया जाता है। अब यहां पर जो है ये कलेक्टिवली फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप बड़ी छोटी सी होती है, क्लियर। और एक्चुअल में जो डिसीजन है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो ये करता। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा है, अब मेरा एक प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिए जिससे कि मुझे थोड़ा सा ये भी पता चले कि आप लोगों की रिवीजन कितनी हो रही है। कि जो कैबिनेट शब्द का पहली बार जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, बताना। जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग। कहाँ उल्लेख है? आप प्रश्न सुनो और समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज। वेरी गुड, रवि कुमार, बिल्कुल सही है आंसर। देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रीय पहले नहीं था, ठीक है, बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, क्लियर, समझ आई बात। 44वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि कैबिनेट लिखित रूप में अनुशंसा करेगा राष्ट्रपति को, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाएगी। ये चर्चा हो चुकी है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए, ये 352 में क्या है उल्लेखित है, क्लियर। लेकिन 352 ये सिर्फ कह रहा, ठीक है, 352 ये कह रहा कि इसमें कि जो पावर्स और फंक्शंस जो हैं, ठीक है, वो नहीं बताया गया कैबिनेट का क्या होगा, क्लियर। पावर्स और फंक्शंस जो हैं वो नहीं बताया गया, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के की जो परंपरा है उसके हिसाब से ही चलती है। और यहां पर क्या हो सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है, क्लियर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप सभी लोगों का, ठीक है। तो फटाफट लिखिए मंत्री परिषद, हेडिंग दीजिए मंत्री परिषद, लिखा। लिखिए संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, लिख लिया। फिर लिखिए लिख लिया अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74,
लिखा, लिखिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेंगे, जिसके मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जिसके मुख्य, अच्छा बच्चे एक मिनट, नेहा कुमारी, लोअर हाउस या निचले सदन का मतलब किससे है? लोकसभा से है। ठीक है, समझ में आई बात? अपर हाउस या ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। ये पॉइंट क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें लिखना, राष्ट्रपति को दिए गए सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, यदि लोकसभा भंग भी हो जाए, तब भी मंत्रिपरिषद बनी रहती है, ताकि राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा दे सके, क्लियर? ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, पहले ये लिख लीजिए, सलाह दे सके, जबकि इस परिस्थिति में अभी बता रहा हूं रंजन जी, इस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। पहले अविनाश, रंजन जी और नेहा कुमारी, बच्चे ये बताओ कि आप लोगों ने शायद शुरुआती क्लास आपसे छूट गई है या आपने इस लेक्चर के वीडियो को नहीं देखा था। ठीक है, चलिए फिर भी मैं दोबारा दोहरा दूं इस चीज़ को। ठीक है, और बिल्कुल शुरुआती क्लास में मैंने बताया था कि जो सरकार होती है ना, या जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर? इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ध्यान देना। एक कार्यपालिका, एक विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। क्लियर? देखो इसमें क्या होता है कि यहां लिख देता हूं केंद्र स्तर पे। ठीक है, यहां पर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय,
क्लियर। इसके नीचे उच्च न्यायालय जो कि राज्य स्तर पे होगा, और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सभी लोग समझ लेना, जिनका भी छूटा हुआ है, ये बताया था मैंने न्यायालय। और ये किस लेवल पे होता है, तो जिला स्तर पे या उससे नीचे। ये जिला स्तर पे, क्लियर, ये राज्य स्तर पे, और ये आप राष्ट्रीय स्तर पे या केंद्र स्तर पे लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर। ये तो बात होगी न्यायपालिका की। न्यायपालिका का काम क्या है, क्लियर, कोई सिविल, ध्यान देना, या सिविल के अलावा जो आपराधिक मामले हो, नहीं, या फिर यदि संवैधानिक मामले हो, इसके ऊपर क्या करना, फैसला सुनाना। इसके ऊपर क्या करना, फैसला सुनाना। ये क्लियर है। देखिए विधायिका जो होती है, क्लियर, मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेता हूं। विधायिका जो होती है, ध्यान देना, जब केंद्र स्तर की बात की जाए तो क्या होता है, संसद होता है। और संसद में कौन होते हैं, एक तो राष्ट्रपति जो कि इसके अभिन्न अंग होते, ये बताया था मैंने, अभिन्न अंग होते, लेकिन सदस्य नहीं होते। इनके बिना नहीं बनेगा, लेकिन सदस्य नहीं होते। क्लियर। इसके बाद एक ऊपरी सदन होता, क्लियर, जो कि क्या होता, राज्यसभा। क्लियर। निचला सदन होता जो कि लोकसभा, जो कि कौन होता, लोकसभा। क्लियर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और निचला सदन, फिर से क्लियर कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये पॉइंट समझ में आया। और राज्य स्तर पे क्या होता है बच्चे, ठीक है, एक तो राज्यपाल, दूसरा, ध्यान देना, 7 राज्यों में विधान परिषद है जो कि इसका ऊपरी सदन है, और निचला सदन जो होता है वो राज्य विधायिका का, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। देखिए इनका जो मुख्य कार्य है विधायिका का, वो क्या है, कानून बनाना, और दूसरा काम क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। अब राष्ट्रपति यदि संसद से संबंधित कोई कार्य करे तो उस शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। क्लियर। यदि राष्ट्रपति न्यायपालिका से संबंधित कोई कार्य करे तो उसको जुडिशियल पावर या न्यायिक शक्ति कहते हैं। क्लियर। और पूरे संविधान में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि कार्यपालिका क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूर है कि यदि कोई कार्य न्यायपालिका का नहीं है, जो कार्य विधायिका का नहीं है, वो क्या है, कार्यपालिका का है। ठीक है। अब जहां तक कार्यपालिका का सवाल है, ठीक है, कार्यपालिका का सवाल है, या इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, तो देखिए केंद्र स्तर पर सबसे पहले प्रेसिडेंट होंगे। क्लियर। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होंगे,
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? ध्यान देना, ये चूंकि क्या है, अस्थाई होते हैं, ट्रांजिटरी होते हैं। क्लियर? और इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? शासन। इसे क्या कहते हैं? शासन। अब इन सभी को असिस्ट करने के लिए, यानी कि सहायता प्रदान करने के लिए, एक तो होगा भाई क्या, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर? अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी इसलिए कहा जाता है, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वो उसमें हिस्सा लेता, सिर्फ ये देखता कि कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया, उसको वो लिखेगा। ठीक है? जो मीटिंग की एजेंडा है वो बताएगा। क्लियर? क्लियर? मीटिंग की एजेंडा को बताएगा। थोड़ा आप समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, 1 मिनट और समय दीजिए मुझे। क्लियर है? अब देखो, एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उसके नीचे अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। ये सेक्रेटरी जो होता किसी भी मिनिस्ट्री का हेड होता है। सुन लो बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करो। मिनिस्ट्री का क्या होता है? हेड होता है। क्लियर? मुख्य होता है। अब देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या है, 1 मिनट ध्यान देना, कि एक तरफ शासन, क्लियर, और दूसरी तरफ इन लोगों को, सेक्रेटरी वगैरह को क्या कहते हैं? प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये जो होते हैं क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। समझिए, ये क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। क्लियर? एक बार जैसे आप आईएएस आईपीएस ये सब चुन लिए गए, सरकार आए या जाए, बीजेपी की आए, एनडीए की, यूपीए की, सपा की, तृणमूल कांग्रेस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने पद पर बने रहेंगे। और इसी कारण से इसको अस्थाई कहा जाता है और इसको प्रशासन कहते हैं। जो बदलता रहता उसको शासन कहते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल पे बदल भी सकते हैं, राष्ट्रपति बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। ये तो निर्भर करेगा कि उनको जनाधार मिला है या नहीं मिला है फिर से दोबारा। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो, तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ये क्या है? एक कड़ी है किसके किसके बीच में? शासन और प्रशासन के बीच में एक जोड़ने वाला ये है। तो जो मंत्री परिषद ने या कैबिनेट कह लीजिए, उसने फैसला लिया, वो सेक्रेटरी को बोलेगा। ध्यान देना बच्चों, वो सेक्रेटरी को बोलेगा किसी भी मंत्रालय के, ऐसे ये का मंत्रालय, ये मंत्रालय, ये मंत्रालय। अब देखो कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने किसको बोला? किसी भी मंत्रालय के सेक्रेटरी को बोला या सचिव को बोला। सचिव के नीचे, अब समझ ही लेना, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, अतिरिक्त सचिव कहते हैं। क्लियर? अब इसके नीचे क्या होगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, संयुक्त सचिव कहते हैं। और इसके नीचे याद रखना कि ऐसे याद रखना, इसके नीचे दुआ। क्लियर? ये कौन? डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। फिर नीचे अंडर सेक्रेटरी। क्लियर? इसके नीचे बच्चे असिस्टेंट सेक्रेटरी। क्लियर? नहीं, यहां तक सारे गजेटेड होंगे, यहां तक सारे गजेटेड होंगे। समझाई बात? अब इसके नीचे ध्यान देना, अब जो होगा ये नॉन गजेटेड पोस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है? वो क्या होगा? सेक्शन ऑफिसर। आपने नाम सुना होगा, सेक्शन ऑफिसर। फिर एक यूडीसी होता है, अपर डिविजनल क्लर्क। फिर क्या होता है? एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क। और सबसे अंत में कौन होता है? पीएन। अब किसी को कोई डाउट है तो बता दो, कहीं भी किसी को डाउट हो इस मामले में तो बता दो। ये पूरी की पूरी हायरार्की है, पद सोपान। क्लियर? तो
कार्यपालिका से संबंधित कोई कार्य राष्ट्रपति करे तो उसको कार्यपालिक शक्ति कहते हैं। विधायिका से संबंधित कोई कार्य करे राष्ट्रपति तो उसको विधायी शक्ति कहते हैं। और न्यायपालिका से संबंधित जैसे क्षमादान की शक्ति है, क्लियर, तो उसको न्यायिक शक्ति कहते हैं। क्लियर। राजनयिक से संबंधित कोई कार्य करे तो उसको राजनयिक शक्ति कहते हैं। क्लियर। और ये सारे कैटेगरी में यदि नहीं आया तो उसको विविध के अंदर रखते, मिसलेनियस के अंदर रखते हैं। क्लियर है। सेक्रेटरी से होता है ये। क्लियर। सेक्रेटरी किसी भी जो मंत्रालय है उसका हेड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। क्लियर। तो बच्चे लौटे फिर जो कुछ भी पढ़ रहे थे। चलिए, तो बताना अभी भी कोई यदि डाउट रह गया हो आप लोगों का तो। नेक्स्ट समझिए, देखिए अनुच्छेद 74 की जो बात कर रहे थे तो वो हमने देख लिया, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, लिख लिया, 1978 के तहत यह व्यवस्था कर दी गई कि यह व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लिख लिया। यदि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति की सलाह को मानते हुए या नहीं मानते हुए मंत्रिपरिषद ने सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेज दिया तो ऐसी स्थिति में यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। लिख लिया। अब लिखिए अनुच्छेद 75 पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट लिखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, अविनाश रंजन जी ये जो आपने लिखा है एसएससी से होता है। अच्छा, एसएससी से होता है। हाँ, बाकी के जो सबऑर्डिनेट वाले होते हैं, निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं। तो लिखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। फिर लिखिए,
दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति लिख लिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को लिख लिया, संविधान के लिख लिया, लिखिए, संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या लिख लिया, कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, लिख लिया। ध्यान देना, 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, क्लियर। अब लिखिए, यदि कोई सांसद दल विरोधी अधिनियम या अन्य कारणों से अयोग्य हो जाता तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री नहीं बन सकता और यदि वह मंत्री है तो, और यदि मंत्री है तो अयोग्यता के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा, क्लियर। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी मंत्री को मंत्री के रूप में शपथ बिना सांसद रहे हुए दिलवाई जाती है तो उसे संसद के
किसी भी सदन में अगले 6 महीने के लिए निर्वाचित होना होगा, निर्वाचित होना होगा। लिख लिया। अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा। फिर लिखिए नेक्स्ट, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और उसके वेतन एवं भत्ते संसद के द्वारा तय की जाती है। लिखिए नेक्स्ट, शपथ लिख लिया। लिखिए, ठीक वैसा ही जैसा कि प्रधानमंत्री का होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री का होता है। क्लियर? अच्छा, कल हमने ये चीज तो समझ ही लिया था अनुच्छेद 75 में, ठीक है, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बताया था और वो लिखवा भी दिया था। उसको बस मैं एक बार और ब्रीफ कर दूं आपको। अनुच्छेद 75 को फिर से मतलब लिखवाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले समझिए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जवाबदेही क्या होती है। पहली बात तो ये समझिए कि ये लोकसभा के प्रति होती है। मतलब लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का क्या है, बहुमत है, तब तक ये बने रहेंगे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद। जिस समय आपने बहुमत गंवा दिया, अल्पमत में आ गए, क्लियर, और बहुमत और अल्पमत किससे तय होती है, 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत डालने वाले का 50% और उससे एक ज्यादा, क्लियर, ये होता है। जैसे ही आप अल्पमत में आ गए तो बेहतर है कि आप खुद से रिजाइन कर दें, त्याग पत्र दे दें। नहीं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने प्लेजर को या प्रसाद जो पर्यंत जो बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, नहीं, जब तक उनका प्रसाद रहेगा तब तक आप बने रहेंगे, प्लेजर रहेगा, बने रहे। जिस क्षण वापस किया, आप न प्रधानमंत्री रहेंगे ना मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, समझना। तो वो रिजाइन कर दे, त्याग पत्र कर दे, नहीं तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना प्लेजर वापस ले लेते, क्लियर। और जैसे ही प्लेजर वापस ले लेते तो ये मतलब एक तरीके से बर्खास्त करने जैसा हुआ। अब देखो एक चीज आप ये भी ध्यान दो कि हमने ये बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए तो स्वतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन
जब तक फ्रेश इलेक्शन हो, चुनाव हो, चुनाव के बाद कोई जीत के आए और नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले, तब तक क्या होता है कि पुराना मंत्रिपरिषद चलता रहता है। क्लियर, ध्यान देना। और मंत्रिपरिषद इसलिए चलता रहता है कि आखिर राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए कोई होना चाहिए। लेकिन ऐसा मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर, लेमडक प्राइम मिनिस्टर या लेमडक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वो एक्चुअल में कोई पावर नहीं होती, बस एक कोई होना चाहिए, इसलिए आप पद पे बने हुए हैं। क्लियर, ये तो बात हो गई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज और है कि किसी एक मंत्री के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया, ध्यान देना, कहां पर, संसद के अंदर कोई बिल लाया गया, मान लो वित्त मंत्री या विधि मंत्री के द्वारा लाया गया, और वो यदि पास ना हो पाए, पारित ना हो पाए, तो अकेला उस मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसको कहा यह जाता है कि दे सिंक और स्विम टुगेदर, मतलब वो डूबेंगे तो साथ साथ और तैरेंगे तो साथ साथ। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये बात हो गई क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऐसे ही क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्यक्तिगत जवाबदेहिता होती है। और इनकी जो व्यक्तिगत जवाबदेहिता है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। क्लियर, क्योंकि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। क्लियर, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बने रहते हैं अपने पद पे। क्लियर, राष्ट्रपति ने जिस समय अपना प्रसाद वापस ले लिया, उसी समय ये क्या हो जाएंगे, मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। अब एक चीज ध्यान देना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद के अंदर जो सबसे शक्तिशाली होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यदि कोई मतभेद हो जाए किसी भी मंत्री का प्रधानमंत्री के साथ, क्लियर, तो या प्रधानमंत्री उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है, क्लियर, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, ठीक है। और उसके बाद भी मान लो कि उस मंत्री ने हठधर्मिता दिखलाई, जिद्दीपन दिखलाया, ठीक है, स्टबर्न है यदि, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को कह के राष्ट्रपति का प्लेजर या उनका प्रसाद जो है उसको वापस करवा देते और एक तरीके से प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करवा देते। क्लियर, तो जल में रह के, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मगर से बैर नहीं किया जा सकता। क्लियर, इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिए कि एक और चीज है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होना। क्लियर, अब देखो राष्ट्रपति के द्वारा जो हस्ताक्षर करके कोई आदेश जारी किया गया, उसको मंत्री से काउंटर साइन या दोबारा सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को क्या दे दिया है, एडवाइस दे दिया है। क्लियर, और वो जो सलाह है उनके ऊपर क्या है, बाध्यकारी है। और एक चीज और भी ध्यान दें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को, उसको कोर्ट में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर, अब देखिए दूसरी बात आप और समझे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के जो पावर्स और फंक्शंस हैं। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये प्रसाद क्या होते हैं भाई, आशीर्वाद समझते हैं। क्लियर, प्लेजर, इच्छा। क्लियर, मतलब जब तक मेरी इच्छा होगी आप बने रहेंगे। क्लियर, जैसे ही मैंने इच्छा वापस ले ली, ऐसे समझो वो वापस आप नहीं रहेंगे मंत्री। और इनके इच्छा या न्याय इच्छा की बात नहीं होती, एक्चुअल में ये जो इच्छा है या नहीं इच्छा है वो प्रधानमंत्री की होती। प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी इच्छा है कि कुंदन कुमार जी को भैया मंत्री बना दीजिए और ये मंत्री बने रहे, इस विभाग के मंत्री बने रहे, तो कुंदन कुमार जी बने रहेंगे। जिस क्षण प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं जी, कुंदन कुमार जी से अपनी इच्छा वापस ले लो, प्लेजर वापस ले लो, प्रसाद वापस ले लो, आशीर्वाद वापस ले लो, कुंदन कुमार जी मंत्री नहीं रहेंगे। अब क्लियर हो गया। नाउ देखिए, देखो एक्चुअली में ये संवैधानिक शब्दावली है और इसी की जरूरत होती है, और ऐसा ही आपको हिंदी या इंग्लिश में प्लेजर लिखा आएगा, इच्छा लिखा नहीं आएगा। ठीक है, समझना, प्रसाद पर्यंत लिखा आएगा।
तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाए, क्लियर, तो ऐसी स्थिति तो आनी नहीं चाहिए। इसीलिए जो शब्दावली है, हर एक देखो हर एक विषय के अपने जार्गन्स होते हैं, क्लियर, जो उसकी शब्दावली होती है हमें उसका ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस में भी बात करें तो वही मानक शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा हिंदी लिखते वक्त। अब जैसे अध्यादेश जारी किया जाता है, ये जनरल टर्म हुआ, लेकिन लिखा क्या जाएगा, अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, ऑर्डिनेंस इज प्रोमulgated। समझ आ रही बात? कुंदन कुमार जी जवाब देना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नाउ अब देखिए नेक्स्ट जो बारी आती है पावर की, क्लियर, जो मंत्री हैं उनके पावर की बात करते हैं, क्लियर। ये समझिए, यदि मैं लोकसभा का सदस्य हूं तो मैं लोकसभा की बैठक में हिस्सा लूंगा एक सांसद के रूप में, और यदि राज्यसभा का सदस्य हूं तो राज्यसभा के बैठक में भाग लूंगा सांसद के रूप में, ध्यान देना। लेकिन यदि मैं मंत्री हूं, भले ही लोकसभा का सदस्य हूं, लेकिन मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक में हिस्सा ले सकता हूं। मैं मंत्री हूं, यदि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, फिर भी मैं लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक में हिस्सा ले सकता हूं। लेकिन एक शर्त है यहां पर कि यदि मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मंत्री भी हूं और लोकसभा का सदस्य हूं, तो लोकसभा की बैठक में भाग लूंगा और सिर्फ वहीं वोट डाल सकता हूं। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के बैठक में भाग तो ले सकता हूं, लेकिन मैं वोट नहीं डाल सकता हूं। वोट उसी सदन में डालूंगा जिस सदन का मैं क्या हूं, सदस्य हूं। ये पॉइंट सभी का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखो कि मैंने आपसे ये चर्चा कर ही ली थी कि जो कैबिनेट की यदि बात की जाए तो कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, हमने आपसे चर्चा की थी। एक क्या होता है कैबिनेट रैंक का, दूसरा हमने क्या बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, और तीसरा हमने क्या बताया उप मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर, क्लियर। तो लिखिए, मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। अब लिखिए, सबसे पहले हेडिंग दो कैबिनेट मंत्री। इन्हें, पहला पॉइंट, इन्हें समूचे मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है। क्लियर? क्लियर? लिखिए, महत्वपूर्ण मंत्रालय निम्नलिखित होते हैं। पहला लिखें गृह, दूसरा लिखें रक्षा, तीसरा लिखें वित्त, चौथा लिखें विदेश मंत्रालय इत्यादि। लिखिए,
सिर्फ कैबिनेट रैंक या स्तर के मंत्री ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। और सरकार के फैसले को प्रभावित करते हैं। क्लियर? फिर इसी के अंदर लिखना भूमिका, भूमिका नहीं, और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स लिखना। क्लियर? लिखिए पहला पॉइंट, यह सर्वोच्च निर्णय का प्राधिकार रखता है। दूसरा लिखिए, यह मुख्य नीति निर्माण की निकाय है। निकाय मतलब बॉडी, निकाय है। और केंद्र सरकार की सर्वोच्च कार्यपालिका संबंधी प्राधिकार इसके पास होता है, इसके पास होता है। लिख लिया? और यह मुख्य रूप से समन्वय या कोऑर्डिनेशन, समन्वय करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह राष्ट्रपति को सलाह देने का सर्वोच्च निकाय है। सलाह देने का सर्वोच्च निकाय है। लिखिए नेक्स्ट, आपातकालीन स्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में कैबिनेट मुख्य संकट मोचक की भूमिका में होता है। क्लियर? लिखिए, कैबिनेट उच्च स्तर के संवैधानिक प्राधिकार तथा उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर का, ठीक है, ये याद रखना। यह देखिए विधायी कॉमा वित्तीय
कॉमा, लिख लिया, वित्तीय कॉमा विदेशी मामलों पर प्रमुख तौर से निर्णय लेता है। अब लिखिए, मंत्री परिषद और मंत्री मंडल, क्लियर। इसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं और इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। नहीं, अगले स्लाइड में मैं इसको सिर्फ COM लिखूंगा, ध्यान देना, और इसको मैं सिर्फ C लिख दूंगा। अब इसके बीच में देखो फर्क क्या है, और ये प्रश्न बहुत दफे पूछे जाते हैं, क्लियर। लिखिए, यह व्यापक निकाय होता है, क्लियर, जिसमें कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, क्लियर। ये लिखिए, यह छोटी निकाय होती है, क्लियर, निकाय होती है। इसमें सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, इसकी जो संख्या होती है 60 से 70, क्लियर। यहां लिख देता हूं अधिकतर ऐसा होता है। क्या होता है? अधिकतर ऐसा होता है, ध्यान देना। दूसरी तरफ इसकी जो संख्या होती है बच्चों, क्लियर, ये 15 से 20, मैं यहां भी लिख देता हूं अधिकतर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसी कोई सीमा तय नहीं है, मतलब अधिकतर ऐसा, ये प्रधानमंत्री का है, क्लियर। ध्यान देना कि नेक्स्ट पे मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं बच्चों, COM, आप अपना जारी रखेंगे, और इधर क्या होगा, C, इधर क्या होगा, C। नाउ ध्यान दीजिए, अब लिखिए, सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता है। इसकी बैठक ही नहीं होती, सामूहिक रूप से कार्य नहीं करता है, नहीं, कोई बैठक नहीं होती। और ये क्या करेगा, सामूहिक रूप से कार्य, ठीक है, करता है, सामूहिक रूप से क्या करता है, कार्य करता है, ध्यान देना। और इसकी बैठक होती है, इसकी बैठक क्या है, होती है, नहीं, ये क्या है, संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद
74 एवं 75 में उल्लेखित दी गई है। क्लियर? ध्यान देना, यह मूल संविधान में नहीं था, यह मूल संविधान में नहीं था। लिख लिया? 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 352 में रखा गया। अनुच्छेद 352 में क्या किया गया? रखा गया। क्लियर? अब इसी को आगे रखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर COM लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर बच्चों C लिख दे रहा हूँ। क्लियर? COM और C की यदि बात की जाए, क्लियर, तो साइज और जो क्लासिफिकेशन है इसके बारे में, इसका आकार लिखिए और वर्गीकरण संविधान में नहीं दिया गया। इसे प्रधानमंत्री तय करते हैं। इसे प्रधानमंत्री तय करते हैं। क्लियर? यह ब्रिटिश सरकार के वर्गीकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? ब्रिटिश पर आधारित है। क्लियर? और इसमें देखो यहाँ भी वही बात है, ठीक है। इसकी यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में ये देख ही लिया। और ये भी क्या है कि इस पॉइंट को यहाँ भी लिख देना, मैं लिख दे रहा हूँ सेम, ठीक इसी जैसा। क्लियर? अब एक चीज आप ये ध्यान देना कि मंत्री परिषद जो होती है, क्लियर, वो सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है निचले सदन के प्रति। ठीक है? क्लियर? लास्ट पॉइंट लिखिए COM और इधर C। क्लियर? तो यहां पर लिखें कि निचले सदन यानी कि लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाब दे। क्लियर? सामूहिक रूप से जवाब दे। और ये क्या करता है? सामूहिक जवाब देहिता को इसके माध्यम से लागू किया जाता। ठीक है जी, लागू किया जाता। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए 51वां संविधान संशोधन
संशोधन 2003 के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर लिखिए, ऐसी कोई अधिकतम संख्या नहीं तय है, फिक्स नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं अब आपसे जब इवनिंग में मिलूँगा तो चर्चा करेंगे कि किचन कैबिनेट क्या होती है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी क्या होती है, ये सारे पॉइंट समझने लायक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या होता है, क्लियर, इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है पॉइंट। और फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे, राज्यपाल की तरफ। तो आशा करता हूं कि आज जो कुछ भी पढ़ा होगा आपने उसमें आपके कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो आप रख सकते हैं, वरना आज के लिए आपका शुभ दिन। लगातार ही क्लास में बने रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज